नमस्कार। लिखावट के मंच पर आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का एपिसोड हमारे लिए कुछ खास होगा। इसमें कुछ यादें होंगी, कुछ बातें होंगी, कुछ काव्य होगा, कुछ संस्मरण होगा, कुछ किस्से कहानियां होंगी, कुछ दर्द की बातें होंगी, कुछ खुशी की बातें होंगी। बहुत सारी रंगों को लेकर के हमारा आज का ये एपिसोड होने वाला है। सबसे पहले मैं लिखावट के बारे में बात करना चाहूंगी। लिखावट नेह के निर्माण की संस्था, लिखावट नीड़ के निर्माण की संस्था, लिखावट विचार की संस्था, काव्य की संस्था, कविता की संस्था। ये वो संस्था है जिसकी स्थापना बहुत पहले 3 स्तंभों ने मिलकर के की। उन 3 स्तंभ में से 2 आज हमारे बीच में नहीं है। 1989 यानी 1989 जनवरी के महीने में इस संस्था की स्थापना हुई। श्री मंगलेश डबराल, श्री रघुवीर सहाय और श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी इसके प्रमुख संस्थापकों में से रहे हैं। और आज का एपिसोड, ये कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि मंगलेश डबराल जी की एक दिन बाद यानी कि 9 तारीख को पुण्यतिथि है। ये संस्था काव्य को पूरी तरह समर्पित है, कुछ अच्छा सुनने के लिए, अच्छी कविताओं के लिए समर्पित है। और कोरोना के टाइम यानी कि जब ये देश, ये पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय इस संस्था ने अपने काव्य कर्म को जारी रखने के लिए ऑनलाइन शुरुआत की, जो आज तक जारी है। और यही वो वक्त था, 9 दिसंबर 2020, जब कोरोना के डाह ने हमारे बीच से हमारे चर्चित और बहुत ही प्रिय प्रिय चेहरे मंगलेश डबराल जी को ले लिया। इस संस्था का ऑनलाइन स्वरूप सामने आने के बाद से ये आज तक लगातार जारी है। और आज हम मंगलेश डबराल जी पर ही बात करेंगे, उनकी कविताओं पर बात करेंगे। और मैं आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे बीच बनारस से पधारे कौशल किशोर जी, जो कि कवि भी हैं और संपादक भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी जयपुर से हमारे बीच मौजूद सोनू यशराज जी का, जो कि बहुत ही चर्चित चेहरा इस समय है। बेहतरीन कविताओं के साथ, एक कोमल मन के साथ वो हर दिल अजीज हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी इस संस्था के स्तंभ मिथिलेश श्रीवास्तव जी का, जो कि इस संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। मैं अपने बारे में भी बताना मुनासिब समझूंगी। मेरा नाम ज्योति पारिक है। मैं मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हूँ और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ही शोधकर्ता भी हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पठन और पाठन में रुचि है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, इसी से लगाव है, इसी से जुड़ाव है और इसी में मैं सहज हूँ। जैसा कि मुझे अभी पता चला बातचीत के दौरान, हमारे बीच मौजूद कौशल किशोर जी अपने किसी पारिवारिक प्रोग्राम में आए हुए हैं। समय की इनके पास सीमा है, तो इसलिए मैं कौशल किशोर जी आपसे ही पहला आग्रह करूंगी कि आप मंगलेश डबराल जी पर अपनी कोई टिप्पणी रखें। जो भी आपकी यादें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कविताएं हैं, जो भी आप कहना चाहें। स्वागत। शुक्रिया ज्योति जी और मंच पर उपस्थित मिथिलेश जी, सोनू जी, सभी को मेरा नमन है, नमस्कार है। दरअसल मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन बाद, जैसा ज्योति जी ने अभी बताया भी, कि मंगलेश जी का दूसरा स्मृति दिवस है, दूसरी पुण्यतिथि है। और मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, पंकज सिंह, ये हम लोगों के ऐसे बेहतरीन साथी रहे हैं जिन्होंने साहित्य की दुनिया को, शब्दों की दुनिया को विस्तार दिया है, उसे व्यापक बनाया है। मंगलेश पहाड़ से आते हैं, हम सब लोगों को पता है, और जो पहाड़ का पूरा दर्द, उसका जो विस्थापन वह लेकर आते हैं। इसके साथ ही जो वह दौर, मुझे मंगलेश को जब भी याद करता हूँ, जब भी उन पर विचार करता हूँ,
तो मुझे 1970 का वह दौर याद आता है, क्योंकि 1970 ने एक नई पीढ़ी को हिंदी कविता में, हिंदी कविता क्या कहिए, पूरे भारतीय कविता के परिदृश्य में उसने एक नई पीढ़ी को सामने ले आने का काम किया था। हिंदी कविता की जमीन बदल रही थी और इसे बदलने में अभी रघुवीर सहाय की की भी चर्चा हुई। 9 तारीख को उनका भी जन्मदिन है। हाँ, तो रघुवीर साहब, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये वे लोग रहे जिन्होंने इस जनतंत्र के क्षरण को अपनी कविता में, अपने साहित्य के केंद्र में उन्होंने रखा। रघुवीर साहब सीढ़ियों पर धूप के उतर जाने के बाद जैसी कविताएं और जैसी रचनाएं दी, वह हम सब लोगों के सामने है। और मंगलेश डबराल, तो वह जो नई रोशनी आई थी एक हिंदी कविता में, और हिंदी कविता की जो जमीन बदल रही थी, उससे जो एक नई आंदोलन धर्मी वैचारिकी जो आ रही थी, उसने एक नई पीढ़ी को, मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, पंकज सिंह, आलोक धनवा, है ना, नीलाभ, एक नई पीढ़ी हमारे सामने आती है। और वह ऊर्जा मंगलेश के अंदर जो थी, मैंने ये पाया कि लगातार वह ऊर्जा सघन होती चली गई। रचना के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, कविता के स्तर पर। वे सिर्फ मात्र कवि नहीं थे, बहुत अच्छे गद्यकार, अनुवादक, संगीत के बहुत अच्छे रसिक, बहुत, मतलब इतनी विधाओं में उनका काम था। पत्रकारिता, 1980 का वह दौर मुझे यादता है, जब वे अमृत प्रभात, जब लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ आया, उसके भी साहित्य संपादक थे। और लखनऊ का वह मैं समझता हूं मेरे जीवन काल का वह स्वर्णिम काल था। एक रचनाकारों की एक पूरी टीम, मंगलेश थे, मोहन थपलियाल, अनिल सिन्हा, अजय सिंह, बहुत सारे ऐसे रचनाकार जिन्होंने लखनऊ के उस दौर को, आज भी उस दौर को लोग याद करते हैं। जनसत्ता में उनकी क्या भूमिका रही, वो हम सबके सामने है। तो मंगलेश का जाना, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मंगलेश इतनी जल्दी हम लोगों से जुदा हो जाएंगे। वीरेन का के बारे में यह बात तो थी कि वो कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे, व्यवस्था के कैंसर से भी, और जो कैंसर की भी असाध्य बीमारी थी उससे भी वो जूझते रहे। लेकिन अचानक हम लोग तो यही उम्मीद लगाए थे कि कोरोना से वो संक्रमित हुए, उससे वे बाहर आएंगे। लेकिन वह हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शाम थी, जब इस तरह की खबर हम लोगों को मिली। और लिखावट के इस मंच पर हम लोगों ने मंगलेश जी को याद भी किया, और लिखावट को यह श्रेय भी जाता है, क्योंकि लिखावट के निर्मिति में रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए आज अगर हम लिखावट की ओर से कुछ कर रहे हैं, तो वास्तव में मंगलेश डबराल, रघुवीर सहाय, उनकी यादों को हम आगे ले जा रहे हैं, उनकी काम को आगे ले जा रहे हैं। मैं एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, हाँ, मंगलेश डबराल की कविता है, मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे, मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे, वह नहीं जो कंधे छीलता तताई की तरह गुजरता है, बल्कि वह जो एक अनजानी यात्रा के बाद धरती की किसी छोर पर पहुंचने जैसा होता है। मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे, मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे, मिठास और कड़वाहट से दूर
जो चीजों को खाता नहीं बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का ही एक नाम है। एक सरल वाक्य, बचाना मेरा उद्देश्य है। एक सरल वाक्य बचाना में मेरा उद्देश्य है। मसलन यह कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूं इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। मैं चाहता हूं निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है। अपने लिए शब्द बचे रहे, शब्द बचे रहें जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा। कवियों में बची रही थोड़ी लज्जा। तो ये मंगलेश डबराल के प्रति इस कविता के माध्यम से उन्हें याद करता हूं और अपना सलाम पेश करता हूं, क्योंकि मंगलेश ऐसे कवि थे जिनके जिंदगी में कोई फांक नहीं था। और जो सोचते थे, जो जिंदगी जीते थे, वही रचते थे। रचना और माने कविता और व्यक्तित्व में, संवेदना और विचार में वहां कोई आपको फांक नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे मंगलेश थे। मैं उन्हें एक बार पुनः नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी, आपने इतने अपने बिजी होते हुए भी आपने समय निकाला मंगलेश जी के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में अरुण शीतांश जी भी जुड़े हैं। अरुण अरुण जी, मैं सीताराम आपका जी को नमस्कार। अरुण बहुत सीताराम। बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर मैं आपका। और मैं इस धारा को कौशल किशोर जी से मोड़कर मैं आपकी तरफ ही लेकर के आऊंगी। जैसा कि अभी कौशल किशोर जी ने कहा कि मंगलेश पहाड़ से आते हैं, पहाड़ की संवेदनाओं को वो साथ में लेकर के आते हैं। उनके हर शब्द में, उनकी हर रचना में अपने समसामयिक विषयों को लेकर के धारदार उन्होंने लेखन किया। उनका हर हर्फ, उनका हर शब्द झकझोरता है, उसमें प्रतिकार है, लेकिन वो प्रतिकार इतना शांत है कि उसकी आवाज भी नहीं होती और इंसान हिल भी जाता है। मंगलेश जी का अचानक चले जाना, आपने ठीक कहा कौशल किशोर जी, कि किसी ने नहीं सोचा था कि वो असमय चले जाएंगे। उनकी लौट कर आने की उम्मीद थी। उनके जाने का दुख चेकव की कहानी के कोचवान जैसा दुख है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं, उन्हीं की कविता का मैं एक दो लाइन में रखना चाहूंगी कि जब बर्फ गिरेगी और सन्नाटा होगा, हम कहेंगे यह प्रेम है। जब बर्फ गिरेगी और सन्नाटा होगा, हम कहेंगे कि यह प्रेम है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होगी जंगल में, हम कहेंगे इतनी ही थी इसकी उम्र। तो हम मान लेते हैं कि मंगलेश जी की उम्र इतनी ही थी, लेकिन कभी कभी मरता नहीं है। अरुण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि आज मंगलेश जी की 2 दिन बाद पुण्यतिथि है। इसीलिए आज हम यहाँ पर उन्हीं का जिक्र करेंगे, उन्हीं को याद करेंगे, उन्हीं की कविताओं की यहाँ चर्चा होगी। आप अपने से जुड़ा कोई संस्मरण, कोई बात, कोई कविता, कुछ कहना चाहे मंगलेश जी के बारे में? आपकी आवाज नहीं आ रही है अरुण सर। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। नमस्ते आप सभी को। लिखावट के संयोजक वरिष्ठ रचनाकार मिथिलेश श्रीवास्तव सर और वरिष्ठ रचनाकार कौशल किशोर सर और ज्योति पारिक बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं हमें। हमारे मित्र रचनाकार सोनू यशराज जी भी जुड़ी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं हमें। देखते शायद चली गई हैं, वो उपस्थित नहीं है या शायद हों, तो उनको भी नमस्ते। यह आयोजन की आशा में मैं बैठा हुआ था और मैं दौड़ते दौड़ते मार्केट से आया। सोनू जी आ गई, नमस्ते। मंगलेश जी को लेकर कि कुछ आप लोगों से जाने और कुछ सीखें। हम तो सीखने वाले हैं बच्चे के समान, जैसे एक बच्चा सीखता है। मंगलेश जी बच्चे की तरह थे, वो भी सीखते थे छोटे बच्चे की तरह थे। जैसे बच्चे को कौर खिलाया जाता है वैसे। उतना बड़ा कवि, लेकिन हर बात
हर बार वो सीखने की बात करते थे। हमारी मुलाकात लगभग सन मुझे याद नहीं है, लेकिन जनसत्ता में वे काम करते थे, अखबार में, वहीं पहली मुलाकात हुई थी। और मदन कश्यप ने कहा कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो मंगलेश जी से जरूर मिलिएगा। मैं कविता की डायरी लेकर के गया था वहां पे। हंस में मैं छप चुका था और मैं इस लालच में गया था कि मेरी कविता वहां छप जाए जनसत्ता में। मैं गया तो उन्होंने नाश्ता कराया, चाय पिलाई, एक पहली मुलाकात में, और हमारी कविता उन्होंने अपने पेज दिया और कलम दी और उस डायरी से उतार के करीब 5-7 कविताएं मैंने दी मंगलेश जी को। बाद में कुछ दिनों के बाद, चूंकि आरा ऐसा जगह है कि जनसत्ता 2 दिन 3 दिन के बाद मिलता है, बाद में चल के 1 दिन के बाद, आज भी 1 दिन के बाद मिलता है। और वो कविता छपी, दूसरे लोगों ने बताया फोन पर, उसमें मोबाइल नहीं था, फोन आ चुका था कि आपकी कविता छपी, लेकिन वो कविता नहीं मिली। मोबाइल था नहीं कि व्हाट्सएप से या कुछ से डाक से आ जाए, नहीं मिली। वो जनसत्ता में कविता छपी थी, लेकिन उसमें कौन सी कविता छपी आज तक मुझे पता नहीं चला। उसके बाद पटना में 2 बार मुलाकात हुई कविता समारोह में, जब उनका कविता पाठ था। एक सत्र में मैं संचालन कर रहा था, उस सत्र में वो नहीं थे, अगले सत्र में थे। हमारे सत्र में विश्वनाथ तिवारी जी, रमाकांत रथ उड़िया के बड़े कवि, और भी बहुत सारे लोग, यादवेंद्र यशस चंद्र जी गुजरात के कवि अभी भी हैं, वो थे। और उड़िया के 1-2 कवित्रियां वगैरह 2-3 ये थी उसमें समारोह में। उसके बाद वाले सत्र में मंगलेश जी का था। मैं संचालन कर रहा था, ज्योति जी, और मेरा दिमाग मंगलेश जी पर टिका हुआ था। आज मैं सोचता हूँ कि कैसी सोच है कि हम अपना काम कर रहे हैं, दिमाग बार बार मंगलेश जी के पास जा रहा है। बाहर निकले संचालन करके, तो बोले, उन्होंने बधाई दी हमको, हाथ मिलाया और कहा कि अरुण जी, आप तो अच्छे कवि हैं, आप अच्छा संचालन करते हैं, मेरा संचालन अच्छा कौन करेगा। तो कोई राष्ट्रीय सहारा के थे पत्रकार, उस समय वो संचालन कर रहे थे। तो हमने कहा कि सर, एक आपकी कविता है छूना, हम वो आपके जुबान से सुनना चाहते हैं, छूना कविता। वो कविता मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंगलेश डबराल की जो सामाजिकता है वो पूरे भारतीय परिदृश्य में और यूरेशिया के परिदृश्य में वो फिट बैठती है। मैं कौशल किशोर जी से बिल्कुल सहमत होते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो यूरेशिया का समाज है, यानी यूरोप और एशिया का समाज है, उसको अपनी नजरों से देखा और उसे लिखा। उसी का कारण है मंगलेश डबराल का संग्रह पहाड़ पर लालटेन। वो संग्रह मेरे पास है, यहाँ नहीं है जहां मैं उपलब्ध हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है। सब आरा में किताबें हैं, चुनिंदा 1-2 किताबें हैं बस। तो पहाड़ पर लालटेन संग्रह में, पहाड़ पर लालटेन कविता बाबूजी और पिता को लेकर के, संबंधों को लेकर के उन्होंने जो रचना रची है, उससे हमने सीखा है और उसे पढ़ करके हम बड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल सिर्फ पहाड़ के, प्रकृति के ही, समाज के ही कवि नहीं हैं। मंगलेश डबराल रिश्तों के भी कवि हैं, घनिष्ठ रिश्तों के कवि हैं। वो जर्रे जर्रे में वो व्यापक हैं, उसमें व्याप्त हैं। मंगलेश जी का एक कोण से हम नहीं देख सकते हैं, उनके अनेक कोण हैं कविताओं के। इसीलिए हम केदारनाथ सिंह के बाद मंगलेश डबराल का नाम लेते हैं बार बार। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच नहीं है। अब अरुण कमल जी हैं। मंगलेश जी को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी तरह से पढ़ेंगे, जिस कोण से पढ़ेंगे, जिस स्तर से पढ़ेंगे, जिस संरचना से पढ़ेंगे, जिस उच्चावत से पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे, जिस गहराई से पढ़ेंगे और जिस वे से पढ़ेंगे, जिस रास्ते से पढ़ेंगे, हम मंगलेश वहां पे मौजूद हैं।
ज्योति जी ने बहुत अच्छी बातें की। उनकी जो संरचनात्मक जो प्रक्रिया है रचना का, वो हमेशा कहीं न कहीं पैठ किया हुआ है। बहुत बड़ी बात आपने की ज्योति जी। तो अरे आप समझ लीजिए कि मंगलेश जी को जहाँ आप आँख के सामने जो परिदृश्य दिखाई देते हैं, जिसको फीचर बोलते हैं हम, उस फीचर में, उस परिदृश्य में, उस पिता को लेकर के, उस बहन को लेकर के और पहाड़ के जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, उनको लेकर के उन्होंने रचना रची। क्या दृष्टि है कविता में। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पे बिजली भी चली गई है, लेकिन लालटेन क्यों जिक्र करते हैं? छोटी चीज को बड़े चीज पर उछालते हैं। कहाँ पहाड़ हर जगह, यूरोप में नहीं है क्या पहाड़? मैंने शुरू में ही कहा कि यूरेशिया के सामाजिक परिदृश्य के मंगलेश डबराल जी रचनाकार हैं। ये मैं बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर। जी, आप सब इस बात पर ध्यानाकर्षण करें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में और पहाड़ के कवि के रूप में सिर्फ मंगलेश डबराल को ना देखें। मंगलेश डबराल को यूरेशिया के संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, उनके उनकी कविताओं को देखें, उनकी यात्रा वृत्तांत को देखें, उनके और भी संग्रह हैं उनको देखें, उसमें एक कविता छूना को देखें। जी। मुझे तो अचानक आपने कह दिया, नहीं तो मैं पूरी तैयारी करके मैं तो सुनने आया था, आपने अचानक में आपने आमंत्रित कर दिया। बहुत अभी आप पिता की बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपके पास पुस्तक नहीं है, आराम में छूट गई है। मैं आपकी जी, अधूरी बात को पूरा कर देती हूँ। उन्होंने लिखा है बिल्कुल। पिता की स्मृति में कि दवाओं की शीशियां खाली पड़ी हैं, क्या लिफाफे बात। फटे हुए हैं, चिट्ठियां पढ़ी जा चुकी हैं। अब तुम दहलीज पर बैठे इंतजार नहीं करते, बिस्तर में सिकुड़े नहीं पड़े रहते, सुबह उठकर दरवाजे नहीं खोलते। तुम हवा, पानी और धूल के अदृश्य दरवाजों को खोलते हुए किसी पहाड़, नदी और तारों की ओर चले गए हो, खुद एक पहाड़, एक नदी, एक तारा बनने के लिए। तुम कितनी आसानी से शब्दों के भीतर आ जाते थे। दुबली सूखती तुम्हारी काया में दर्द का अंत नहीं था और उम्मीद अंत तक बची हुई थी। धीरे धीरे टूटती दीवारों के बीच तुम पत्थरों की अमरता खोज लेते थे। क्या खाली बात। डिब्बों, फटी हुई किताबों और घुन लगी चीजों में जो जीवन बचा हुआ था, उस पर तुम्हें विश्वास था। जब मैं लौटता, तुम उनमें अपना दुख छिपा लेते थे। सारी लड़ाई तुम लड़ते थे, जीतता सिर्फ मैं था। कितनी गहनता है, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। और हमारे बीच में जवाहरलाल जलक जी भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका लिखावट की संस्था की ओर से इस मंच पर हार्दिक मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपसे मेरी पहले थोड़ी सी बात छूट गई है, 1-2 मिनट के लिए जी मैं जी उसे बिल्कुल। जोड़ना चाहता हूँ, जी क्षमा चाहते हुए, कि जी जो जी मैं यूरेशिया के संबंध की बात कर रहा था। पिता ने वो पहाड़ की अमरता को देखना चाहता है। कभी कि मैं हार जाता था या वो हार जाते थे बड़ा होने के चक्कर में। हर पहाड़ पे या जो क्रिश्चियनिटी है, जो धर्म है, मैं धर्म के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उस पत्थर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पहाड़ के पत्थर के बारे में जहाँ फूल चढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी चढ़ते हैं, क्रिश्चियन लोग चढ़ाते हैं। वहां का पहाड़, यहाँ का पहाड़, लेकिन वो सोच कहाँ रहे हैं? अपने पिता के बारे में। देखिए, कविता वो याद रहती है जो स्मृतियों में बनी हुई है, इसीलिए पिता कविता याद आई। पहाड़ पर लालटेन याद आया, और पहाड़ में वो बिजली याद नहीं आई, बर्फ नहीं याद आया, लाल पिता याद आते हैं और लालटेन याद आया। बस इतना ही क्षमा चाहते हुए धन्यवाद आप जी जी सबको। जी जी, थैंक यू सो मच। अब मैं मिथिलेश सर की तरफ आना चाहूंगी कि बहुत पुराना साथ रहा है, बहुत लंबे, बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। तो मिथिलेश सर, आप मंगलेश डबराल जी पर अपनी टिप्पणी आप रखिए, आपका स्वागत। आवाज नहीं आ रही आपकी। धन्यवाद ज्योति। मैं जवाहरलाल जलद जी, अरुण शितांश जी, सोनू यशराज और ज्योति, आप सब लोगों का इस मंच पर
हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कौशल जी थे, शायद वो चले गए हैं। मंगलेश जी पर बात करना दरअसल 5 मिनट 10 मिनट में बात नहीं हो सकती है। एक लंबा समय, बहुत ही सघन आत्मीयता का समय रहा उनके साथ, और बहुत लोगों का रहा। बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आएंगी, लेकिन मैं इस मौके पर कुछ बातें कहूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि वो मंगलेश जी के बारे में नई बात है या बातों की पुनरावृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके बारे में कहने का मन होता है तो मैं कहूंगा। अभी उनकी एक प्रसिद्ध कविता स्पर्श, कौशल किशोर ने उसका पाठ किया। ज्योति ने अपने अपनी बातों में चेखव का नाम लिया। ये भी बात है, और चेखव को वो कैसे अपनी कविता और अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व में लाते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। वो मैं अपनी टिप्पणी में शायद लाऊंगा। अरुण जी ने कहा कि केदारनाथ सिंह के बाद मंगलेश डबराल, सही है, लेकिन एक बीच में रघुवीर सहाय को भी रखना होगा। रघुवीर सहाय बड़े कवि थे, मंगलेश डबराल की नजरों में भी बड़े कवि थे। और वो मार्क्सवादी तो नहीं थे रघुवीर सहाय, लेकिन उनका काम ठीक वैसा ही था जैसे मार्क्सवादियों का होता है। तो इसमें अब मैं अपना एक आपको और भी कुछ बातें बताता हूँ। शायद आप जानते होंगे, फिर भी कई लोग नहीं जानते होंगे। साल 2020 का दिसंबर महीना हमारे लिए घनघोर दुख का महीना था, जब हमारे समय के प्रिय कवि मंगलेश डबराल का निधन हुआ। कोरोना सरीखी मारक संक्रमण के खिलाफ लड़ते हुए किसी का भी जीवन इस तरह समाप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना संक्रमण के काल में कई मित्रों के जीवन का अंत इसी तरह हुआ, और हिंदी साहित्य समाज में दुख और शोक की लहर फैल गई। उस शोकाकुल समय को हमने अपने अपने अकेलेपन में झेला। इतना गहरा दुख कि हमारी संवेदना जख्मी होती रही, और उंगलियां सादर नमन लिखते लिखते थक गई। मंगलेश डबराल हमारे प्रिय कवि रहे और हैं, इसलिए कि उनकी इंसानियत हमें चुंबकीय तरंगों की तरह आकर्षित करती रही। अरुण जी ने अभी बताया कुछ प्रसंगों के हवाले से। उनके कवि व्यक्तित्व और उनके जीवन के बीच कोई फाक कभी नजर नहीं आई। और ये बात अभी अभी कौशल किशोर भी कह के चले गए हैं। रघुवीर सहाय की पीढ़ी के बाद के वे अकेले कवि नजर आते हैं जो कविता का जीवन जिया और कविता के भीतर डूबे रहा। उनकी अपनी पीढ़ी के मित्र कवियों में कई ऐसे कवि हैं जो कविता के अंतरिक्ष में गोते लगाते रहते हैं, जैसे आलोक धनवा, असद जैदी, वीरेन डंगवाल, राजेश जोशी। इनकी अपनी मित्रता भी हमें आकर्षित करती है। ऐसा लगता इनकी एक दूसरे से कोई स्पर्धा नहीं है। सचमुच मंगलेश डबराल को
किसी से स्पर्धा नहीं थी और स्पर्धा होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आज वो दिखता है। मित्रों में ही एक दूसरे के प्रति स्पर्धा की दुर्गंध आ जाती है। ऐसा लगता कि इनकी एक दूसरे से कोई स्पर्धा नहीं है। सचमुच मंगलेश डबराल को किसी से स्पर्धा नहीं थी। कविता की दुनिया में मशगूल रहते हुए वे ऐसे कंधों की तलाश करते रहे जो रगड़ के बाद कंधे नहीं छिलते। ये स्पर्श कविता जो अभी कौशल किशोर ने पढ़ी, उसका मूल स्वर यही है। और हमने देखा ऐसे कंधों की तलाश में रहते मंगलेश डबराल को। कम से कम उनके कंधों से किसी के कंधे छिलते नहीं थे। यह एक मनुष्यता है जो उस कवि में थी और अब हम उनकी कविताओं में पाते हैं। मंगलेश डबराल मार्क्सवादी विचारधारा की भीतरी दुनिया और उससे बाहर की दुनिया में एक समान रूप से स्वीकृत कवि थे, यानी कि एक सर्व स्वीकृत कवि। मार्क्सवादी विचारधारा में उनकी आस्था में कभी स्फीति नहीं आई, कभी वे विचलन की राह पर नहीं गए, कभी अधिक पाने की लालसा उनकी आंखों में नहीं दिखी। सत्ता से दूरी बनाए रखना ही उनका मिजाज रहा। उनका जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के गांव काफल पानी में हुआ और उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में बिस्तर पर लेटे 9 दिसंबर 2020 को लिया। अभी अरुण शितांश पत्थरों की बात कर रहे थे, तो उनका संस्मरण मैं पढ़ रहा था यात्राओं का, तो उसमें एक जगह जिक्र आता है कि एक भारी पत्थर के ऊपर दूसरा भारी पत्थर, और ऐसे लगता है कि वो पत्थर खिसक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खिसकते नहीं हैं, और शायद तब से ही नहीं खिसके हैं जब से वो पत्थर बने हैं। तो मंगलेश डबराल की में जो यह दृश्य को पहचान लेने की जो उनकी भीतरी क्षमता थी, जो एक कह सकते हैं दिव्य दृष्टि थी, वो अद्भुत थी। यहाँ मैं उनकी कविता शहर को पढ़ना चाहूंगा। उनकी एक कविता है शहर, छोटी कविता है, लेकिन गांव और शहर के विस्थापन और विस्थापित लोगों की पीड़ा बखूबी प्रकट करती है। बखूबी प्रकट करती है। शहर कविता का 5 लाइन की कविता है, मैं उसको पढ़ता हूं। वो लिखते हैं, मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। वहां कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस ना आया। तो ये कविता अचानक कैसे आ गई, यहां मैंने क्यों इस कविता को उद्धृत किया, इसके पीछे एक और कहानी है। यह 5 पंक्तियों की यह कविता 1974 में लिखी गई और उनके पहले संग्रह पहाड़ पर लालटेन में संकलित है। इस कविता के बारे में मंगलेश डबराल ने अपनी जर्मनी यात्रा के
संस्मरण में लिखा है कि यह कविता जर्मनी के छोटे से शहर आइसलिंगेन शहर के नगर केंद्र की इमारत के प्रवेश द्वार पर खुदी हुई है। तो यह कविता जर्मनी के छोटे से शहर का जो नगर केंद्र है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केंद्र है, वहां ये खुदी हुई है। अब ये कैसे हुआ? आगे वो लिखते हैं, आइसलिंगेन कविता का शहर है। आइसलिंगेन की एक कवि टीना स्ट्रोहेकर की कविता की एक किताब, टीना को एक कविता की किताब मिली और उस किताब में यह कविता जर्मन भाषा में अनुदित है। अब ये इसके पीछे भी एक कहानी है। दिल्ली में जो मैक्स मिलर भवन है, वहां एक कार्यशाला हुई थी बहुत पहले, और उस कार्यशाला में जो लोग शामिल हुए थे उनकी कविताओं का एक संग्रह विष्णु खरे ने जर्मनी में निकाला, जर्मन भाषा में निकाला था। वो किताब टीना को मिली और टीना ने इस कविता को बहुत पसंद किया, और इतना पसंद किया कि उसने आइसलिंगेन के मेयर को लिखा कि इस कविता को आप अपने मुख्यालय के आगे खुदवा के आप वहां लगाइए, और मेयर ने मान लिया और टीना की पहल पर इस कविता को वहां खुदवा दिया गया, और टीना की पहल पर ही उनके कविता उत्सव में मंगलेश डबराल को बुलाया गया। अब ये 1974 में लिखी 5 पंक्तियों की कविता वहां मौजूद है। मंगलेश डबराल के स्वभाव की एक और खासियत का जिक्र करके मैं उनकी कुछ कविताओं का वाचन करना चाहूंगा। आइसलिंगेन शहर के बारे में लिखते हुए वे लिखते हैं, एक सड़क है जो पूरे शहर में घूमती चली जाती है, चौराहों को घेरती, गलियों में बंटती और फिर शहर के दूसरे सिरे से किसी दूसरे शहर की तरफ जाती हो। यही एक सड़क, एक नगर केंद्र, एक माध्यमिक विद्यालय, एक पुस्तकालय और एक कब्रगाह तक ले जाती है। दुकानों को छोड़कर ज्यादातर चीजें एक से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ वो, जैसे ज्योति ने चेखव का नाम लिया था, अब यहाँ चेखव का प्रभाव आपको एक 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 में महसूस होगा। दुकानों को छोड़कर ज्यादातर चीजें एक से ज्यादा नहीं है। मेरी कल्पना में ऐसे ही शहर आदर्श हैं जो यथार्थ में शायद कहीं नहीं मिलते। अंतो चेखव की कहानियों में वर्णित शांत सुंदर शहर, जिनके आर पार हम एक ही सांस में आ जा सकते हैं और जो एक पारदर्शी कांच की तरह होते हैं। आइसलिंगन ऐसा ही एक शहर है। दरअसल मंगलेश डबराल का यह एक महास्वप्न है। इसी स्वप्न में सुख की नदी बहती है जो उनकी मुट्ठियों से होकर गुजरती है। थोड़ेपन में शायद मनुष्यता और मानवीयता और आकार अधिक समा सकते हैं। थोड़ी सी चीजों की चाहत या आकांक्षा मनुष्यता की खोज है और मार्क्सवादी जीवन के करीब। मंगलेश डबराल के जीवन का यह एक सूत्र है। एक उनकी लंबी कविता है, थोड़ी सी लंबी, जिनकी कुछ पंक्तियां हैं। हम दिखते हैं सुबह खुश और शाम को थके हुए, शाम को तरोताजा या सुबह परेशान, जहां कुछ कम नमी हो या कुछ कम धूप, दिखता है जैसे सपने में कहीं टिकने के लिए कोई कोना ढूंढते हुए।
तकियों की खोज में इधर उधर भटकते हैं सर, भटकते हैं हमारे सर। ये कविता बाएं हाथ का खेल की कुछ पंक्तियां या कई कहें आखिरी पद जो उनके कविता संग्रह घर का रास्ता में संकलित है। तो ज्योति, मैं इतनी बातें कह के और अपनी बात पूरी करता हूँ, और हम लोग उनकी कविताएं जितना समय अलाउ करेंगी आप कविताएं पढ़ेंगे। ज्योति जी, आपकी। मंगलेश जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितना समय मिले उतना कम है, और यहाँ उनके बारे में बातें करने के लिए उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं अपनी बात को छोटा करते हुए मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनके मन में जो भी भाव हैं वो भाव हमारे सामने आए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जयपुर से सोनू यशराज जी को। संयोग से मैं उन्हें दीदी भी कहती हूँ। तो दीदी, आप कुछ कविताएं सुनाना चाहें और बहुत कम समय में, क्योंकि यहाँ जवाहर जलद जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप अपनी कविता रखें, फिर हम अगला नंबर लेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम, और इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए शुक्रिया। मैं मंगलेश जी को याद कर रही थी और मुझे मिथिलेश सर की एक बात बहुत सुंदर लगी जो उन्होंने कही कि मंगलेश सर का जो जीवन था वो कविता के जीवन में डूबा रहा। तो ये बहुत सुंदर बात है। उनकी एक छोटी सी कविता है, प्रतिकार। जो कुछ भी था जहां तहां हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। और एक उनकी जो कविता है वो मुझे बहुत पसंद है, वो है तुम्हारे भीतर। शायद ये आवाज एक जगह है संग्रह से है। वो थी एक स्त्री के कारण तुम्हें मिल गया एक कोना, तुम्हारा भी हुआ इंतजार। एक स्त्री के कारण तुम्हें दिखा आकाश और उसमें उड़ता चिड़ियों का संसार। एक स्त्री के कारण तुम बार बार चकित हुए, तुम्हारी देह नहीं गई बेकार। एक स्त्री के कारण तुम्हारा रास्ता अंधेरे में नहीं कटा, रोशनी दिखी इधर उधर। एक स्त्री के कारण एक स्त्री बची रही तुम्हारे भीतर। तो और मैंने अभी इन दिनों मंगलेश जी का एक पढ़ा, जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने उनको एक संपादन का कार्य दिया था। एक किताब थी रेत घड़ी। तो उसमें मैं मंगलेश जी की जो भूमिका है वो मुझे लगता है वो सभी को पढ़नी चाहिए। वो इतनी सुंदर भूमिका है जिसमें उन्होंने कविता के बारे में बहुत बातें कही हैं। उसमें मतलब वो कविता को बिल्कुल जीवन से जोड़ के जो देखते थे वो इतना अद्भुत है कि उस साधारण सी चीजों को भी उन्होंने, जो मामूली दिनचर्या होती है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा। तो मैं अपनी बात यहीं विराम देती हूँ। मुझे सभी को सुनना है। धन्यवाद। आपने ठीक कहा सोनू दीदी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो मंगलेश डबराल जी का व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में कुछ समय में सहेजना समेटना सच में बहुत ही दुभर काम होता है। ये उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ हम उनका पढ़ रहे हैं, वो समसामयिक एक दस्तावेज है हमारे सामने। उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने अपने समय के शत्रु को और अपने समय के मित्र को पूरी प्रखरता के साथ, पूरे विश्वास के साथ पहचाना, और उसको आवाज भी दी तो उस आवाज में चोट नहीं है, एहसास भर है। तो मुझे उनकी लेखन की ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो बहुत चीटी भर हूँ उस पर व्याख्या करने के लिए। कुछ कविताएं मुझे भी बहुत पसंद है और उस पसंद को भी बांधना बहुत मुश्किल होगा। जो कुछ पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन लगता है, दिल को छूता है। मैं अपनी कविताएं जो मुझे पसंद है खास तौर पे बाद में रखूंगी। मैं सबसे पहले अब यहाँ जवाहर जलद जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप इस लिखावट के इस मंच पर मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ कहें। आपकी आवाज नहीं आ रही जवाहर जलद जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है।
आ रही है? जी आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा। मैं बहुत ही सम्माननीय साहित्य के उद्भट वरेण्य व्यक्तित्व मिथिलेश जी को अभिवादन करता हूँ। बहुत लंबे अरसे के बाद लिखावट में मैं प्रस्तुत हो पाया हूँ। ये उनकी ही शुभकामनाओं का ही परिणाम है। तमाम व्यस्तताओं और सामाजिक स्थितियों के बीच में कभी कभी ऐसा अंतराल पड़ जाता है कि अपने लोगों से मिल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मिथिलेश जी इसलिए बड़े व्यक्तित्व नहीं है कि वो लिखावट और कविता की प्रगति के लिए बराबर काम कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि वे बहुत ही मानवता से मंडित व्यक्तित्व हैं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि कविता के पहले मनुष्य को मनुष्य या आदमी बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मिथिलेश जी में मैंने आदमी देखा है, और अगर आदमी है तो फिर वो बहुत बड़ा कवि हो सकता है। लिखावट का क्षेत्र देश के अंदर ही तक नहीं है, जहां तक मैंने जाना है और समझ पाया हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाए हुए लिखावट। वो इसलिए कि इसका ऐतिहासिक दस्तावेजी मुकाम है। मंगलेश डबराल जी के बारे में उन पर केंद्रित होकर जो आज उनकी कविता पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर जो चर्चा के लिए आप सब लोग विद्यमान हैं, खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि मंगलेश डबराल जैसे व्यक्तित्व के बहुत धनी व्यक्तित्व मंगलेश डबराल जी, मिथिलेश जी और रघुवीर सहाय जी, ये त्रिमूर्तियां लिखावट की संस्थापना में एक कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। आज मंगलेश डबराल जी भी नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां पूरी तरह से लिखावट के साथ जुड़ी हुई हैं। मिथिलेश जी आज भी बराबर उनकी जीवंतता बनाए हुए हैं, और वो तो कविता के इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि जो कालजयी कविता के साथ जीता है, रहता है, लिखा हो, वो तो हमेशा कविता की दुनिया में बना रहता है। मंगलेश डबराल की बहुत लंबी विशेषता उद्घाटित करने की इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पर और सारे हमारे साथी हैं, खुद मिथिलेश जी हैं, जो बहुत ही उनके विषय में उतना ज़्यादा तो हम लोग उनके कविताओं को और किताबों को पढ़ कर के ही उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, लेकिन जो उनकी सानिध्यता में किसी कवि के, किसी पात्र के, किसी व्यक्तित्व के जो पूरी तरह से संलग्नता के साथ रहा करता है, वो जितना भीतर तक जान लेता है, उनसे अधिक जान पाना बहुत मुश्किल होता है। मंगलेश डबराल जी में एक सबसे बड़ी जो विशेषता हमने देखी, कविता के जितने वाद हैं, जनवाद हो, प्रगतिवाद हो, मार्क्सवाद हो, कुछ भी हो, वो निश्चित रूप से जनवादी मार्क्स विचारधारा के व्यक्तित्व हैं। कविताएं उसी पर केंद्रित हैं। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा
कि सारे वादों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने अपनी आदमियत को पूरी तरह से बनाए रखा है। ये इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि उन्होंने किसी वाद के व्यक्तित्व से, अगर कविता की रचना धर्मिता में किसी भी क्षेत्र से वो कवि साहित्य को सृजित कर रहा है और साहित्य की दुनिया को सशक्त बना रहा है, तो उसके प्रति भी समानांतर उनका आत्मीयता का और प्रेम का ही उनका सोच रहा है, प्रेम के साथ ही उनको देखा है। कभी ऐसा उन्होंने मंगलेश डबराल जी नहीं सोचा कि ये हमारे विचारों से कुछ भिन्न जान पड़ता है। हमारा भी मानना है कि व्यक्तित्व को अपने विचारों की तरह लिखना चाहिए, अपनी तरह लिखना चाहिए, अपने सोच के अनुसार लिखना चाहिए। भले हम किसी विचार से आबद्ध हों, लेकिन उसके पृष्ठपोषण के साथ हमें नहीं होना चाहिए। हमें हमारा सोच खुद अलग दिखाई पड़ना चाहिए। अगर अलग सोच नहीं दिखाई पड़ता होता तो प्रगतिवाद धारा में, जनवादी धारा में और मार्क्सिस्ट में कितने सारे लोग हैं और कितनी विसंगतियों के साथ अलग अलग नागफनियों की तरह नफरत की दुनिया को बनाने की कोशिश करते हैं। मंगलेश डबराल जी में ये बात कभी नहीं रही। मेरा भी सौभाग्य है उनसे कहीं ना कहीं मिलने का। ये अलग बात है कि मैं बहुत कम मिल पाया हूँ। बांदा भी उनका आना हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल के जीवन काल में भी और उनके बाद भी, क्योंकि मंगलेश डबराल भी एक बड़े फलक के व्यक्तित्व थे। बड़े फलक व्यक्तित्व का पूरे देश ही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आना जाना होता है। उनकी कविता को, उनके व्यक्तिगत साथ के जीवन को भी, साथ में रहने का शुभ अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ सुनने का, देखने का, उनके जिस तरह से उनका सामाजिक सौहार्द आपस का रहा, वो भी समझने का हमें मौका मिला है। उनकी कविताओं की विश्लेषण के लिए तो हमारे मिथिलेश जी और ज्योति जी ने जो कविता पाठ भी करने कुछ प्रस्तुत किया है, जैसे मैं जुड़ा, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और अभी बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं आया आपके साथ जुड़ा, अरुण भाई उन बातों को, उन तथ्यों को उजागर कर रहे थे जो मंगलेश डबराल जी के लिए उनके विषयों पर केंद्रित था, उनकी कविताओं पर केंद्रित था। वो भी मैंने सुना, ज्योति जी का भी सुना, सोनू जी भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहे, मिथिलेश जी ने तो वो सार गर्भित व्यक्तित्व हैं, थोड़ा सा भी कहें तब भी बड़ी बात कह करके जाते हैं। तो मैं कौशल किशोर जी हालांकि इस समय आउट हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही उसके प्रति भी मैं निश्चित रूप से उनकी बात को मिथिलेश जी ने सुना दिया है, उनके भी वक्तव्य से हम वाकिफ हुए। तो मैं अधिक बात न करता हुआ मैं लिखावट को और लिखावट के सारे पदाधिकारियों को, लिखावट परिवार को, अरुण भाई को, सोनू जी को और ज्योति जी संचालन बहुत बढ़िया करती हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि लिखावट को बराबर मजबूती देते रहें। और मिथिलेश जी का तो बार बार मैं साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि वे बराबर अपनी छाया में मुझे बनाए रखते हैं। उन्होंने इसमें डाला था, मुझे लगा कि उनके आदेश का पालन ही नहीं बल्कि उनको प्रसन्न करने की भी कोशिश करते रहना चाहिए। उस युग को देखा है, उस उतार चढ़ाव को देखा है जिनसे अनुभूतियां अर्जित होती हैं, सबको समझना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और उनके जीवंतता को बनाए रखने, सांसों को बढ़ाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। मंगलेश डबराल जैसा व्यक्तित्व जिनके ऊपर केंद्रित आज का काव्य पाठ हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे वरेण्य व्यक्तित्वों को जीवंत रखने के लिए लिखावट इसी तरह के कार्य करते रहे। हम लोग जब तक हमारी सांसें बनी हुई, धन्यवाद जवाहर तिलक जी के साथ बहुत है। बहुत धन्यवाद। और
और इस धन्यवाद के साथ मैं आपके प्रवाह में आपकी ऊर्जा को भी मैं सलाम करना चाहूंगी कि जो आपका वाणी का जो प्रवाह है, इसको नमन, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय व्यक्तित्व मंगलेश डबराल का आप अंतर्जातीय जुड़े थे। समय की बहुत सीमा हमारे पास में रह गई है। माफी चाहूंगी, आपका प्रवाह लगातार था और मैंने उसको थोड़ा अवरुद्ध किया है। इसके लिए मैं इस दृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं से एक कविता मैं सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। उनकी छूना कविता में कविता हो ज्योति जी, एक्सक्यूज मी, अगर छूना कविता हो, छूना, ज्योति जी जी, सुन जी, रही जी। हो तो जी, जी। उसका पाठ करें, मुझे सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ छूना हाँ, कविता। मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा। ठीक है। ओके, शुक्रिया मनीष शुक्रिया, सर छूना मेहरबानी। कविता पढ़ेंगे और मैं मैं खिड़की कविता सुना देती हूँ। उसके बाद छूना के साथ ही हम समापन की ओर बढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है खिड़की। इस खिड़की के बाहर मेरा इंतजार हो रहा है, मुट्ठियां ताने हुए शब्दों की तरह। हरे पत्तों से भरपूर सुबह दिखेगी, एक बड़ी वाह। भूरी चिड़िया की तरह। कोहरा टहनियों पर टिका होगा, एक छत से धुआं उठ रहा होगा। एक बच्चा हम्म, सड़क पर पड़ी पतंग ले जाता होगा अपने घर, उसकी ओस को पहुंचता हुआ। इस खिड़की के बहुत बाहर सुंदर। इस खिड़की के बाहर मेरा इंतजार हो रहा है। वहां मेरे बचपन के कपड़े सूख रहे हैं, नए हम्म, पत्तों के फूटने की खबर, पिता की चिट्ठी और माँ की हंसी फैली होगी धूप में। वहां मेरे दोस्त होंगे, जिंदगी में क्या जाने के सुंदर, लिए बहुत तैयार। सुंदर, वहां बहुत मेरे सुंदर। दोस्त होंगे, जिंदगी में जाने के लिए तैयार, कपड़े पहनते हुए। सूरज होगा एक एक दृश्य से टकराता हुआ, सूरज वाह। होगा एक एक दृश्य से टकराता हुआ। इस खिड़की के बाहर मेरा इंतजार हो रहा है। रात के हम्म, साफ पानी से उभरते घरों की खिड़कियां खुल रही हैं, आंखों की तरह। हम्म, मुझे यह खिड़की खोलनी चाहिए, मुझे यह बिल्कुल। खिड़की खोलनी चाहिए जो तमाम खिड़कियों के खुलने की शुरुआत है। ये क्या बात है, कविता बहुत सुंदर, कविता मुझे बहुत इतना सुंदर, ज्यादा दिल को छूती है। और मैं वापस मिथिलेश सर आपकी बहुत तरफ सुंदर आना चयन चाहूंगी। किया। थैंक यू सो मच सर। अरुण सर छूना कविता सुनना चाहते हैं सर, तो प्लीज बिल्कुल आपके हवाले एक बार फिर से ये मंच। ओके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अच्छा पाठ किया ज्योति ज्योति आपने। जी। थैंक यू सर। मैं 2-3 कविताएं उनकी पढ़ूंगा। हालांकि लगता है समय। हाँ, लगता है कि सारी कविताएं पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं 2-3 पढ़ूंगा कविताएं, जिसमें एक अरुण जी की पसंदीदा कविता है, छुओ। उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी हैं। वाह। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बहुत सुंदर। बुद्ध की प्रतिमा, बेटोल्ड ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। दराज खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ। वाह। शब्दों की अंगुलियों से एक खाली कागज को छुओ। बहुत सुंदर। वाह वाह। वान गाग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ, जो उसमें बहुत जीवन सुंदर। की हलचल शुरू कर देता है। हम्म, अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए जरूरी नहीं कोई बिल्कुल पास में बैठा हो, बहुत दूर से भी छूना संभव है। उस चिड़िया की तरह दूर से ही जो अपने अंडों को सेती रहती है। वाह। कृपया छुए नहीं, यह छूना मना है। जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। हम्म, यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। हम्म, तमाम धर्म गुरु, ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीय धारी,
बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी जिंदगी, जितना मलबा उगलते हैं, उसे छू कर ही साफ किया जा सकता है। इसलिए भी छुओ, भले ही इससे चीजें उलट पुलट हो जाएं। इस तरह मत छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सिर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घासें चांद तारों को छूने छूने को होती हैं। बहुत बढ़िया। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ। देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में, इस बहुत बढ़िया, निर्मम समय में। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक उनकी कविता है, सात दिन का सफर। 7 दिन का सफर पहले एक साफ धुली हुई चादर की तरह सोमवार प्रकट होता है और उम्मीद बंधती है कि इस लंबे सफर में कुछ नए सिरे से किया जा सकता है। हम रास्ते की दिक्कतों और उन्हें लांघने की इच्छा का खाका बनाते हैं। मंगलवार एक चट्टान की तरह है, एक दुविधापूर्ण स्थिति जहां यह पता नहीं चलता कि आगे कौन सा मोड़ या कैसी ढलान है और उसके लिए कितना उत्साह या सावधानी हम में होनी चाहिए। बुधवार के पारदर्शी कांच से हम कुछ दूर तक देख सकते हैं कि कुछ भी उस तरह आसान नहीं है जैसा हम सोचते थे और असमंजस, अनिश्चय, धुंधल का पहले की ही तरह है। अगला दिन गुरुवार एक पड़ाव की तरह लगता है क्योंकि हम आधे रास्ते तक आ गए हैं और जान सकते हैं कि इन दुर्दिनों में हमारी ठीक ठीक स्थिति क्या है और शायद इसी में से कोई रास्ता निकलता है। इसी रास्ते पर शुक्रवार सांत्वना देता हुआ आता है, लेकिन यह तय है कि हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं और अब समय बहुत कम रह गया है और हमने किसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी। इसी घबराहट में हम शनिवार में प्रवेश करते हैं, जो कि दरअसल एक तहखाना है जहां यह कहना कठिन है कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं। क्रेमलिन के चर्च में प्रार्थना में झुका बेरोजगार कारीगर कहता है, वे फिर से इन लाइनों को भूल जाएं कि हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं, और जब कोई पूछता है कि क्या हाल है तो हम कहते हैं बतलाने के लिए कुछ खास नहीं है। अगली सुबह इतवार आ जाता है या छुट्टी का दिन है, चीजें अपनी प्रागैतिहासिक निश्चेष्टता में पड़ी हैं, किताबें आधी औंधी रखी हैं, चाय ठंडी हो चुकी है, सामने गंदे कपड़ों का अंबार लगा है और बाहर दरवाजे पर किसी की धीमी दस्तक है। तो हम और भी कविताएं पढ़ सकते हैं, बहुत सारी कविताएं जो हमें पढ़नी चाहिए और पढ़ी भी जानी चाहिए, लेकिन अब एक समय। कविता है हाँ त्वचा। बोलिए। त्वचा, त्वचा बिल्कुल। मैं पढ़ूं उसमें समय है? आपके पास है? हाँ, मैं अच्छा, इसी मोबाइल से मैं पढ़ूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ बिल्कुल पढ़िए सर। हाँ, वो एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, मैं मैं 2 बातें कह लूं। पढ़ रहा हूँ।
हाँ, एक कविता का शीर्षक है, आवाज जा रही है ना? एक बार सर मिथिलेश सर कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप त्वचा पढ़िएगा। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं 2 बातें कह रहा हूँ कि ये जो भी आज हम लोगों ने बातचीत की है और कविताएं पढ़ी हैं, वो लिखावट के यूट्यूब पर 9 तारीख को आ जाएंगी। तो आप लोग अपने मित्रों को उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, भेजिएगा, ताकि सब लोग मिल के मंगलेश डबराल को याद करें, उनकी कविताएं सुने। और दूसरी बात है कि कल रघुवीर सहाय पर हमने कार्यक्रम रखा है, क्योंकि रघुवीर सहाय का जन्मदिन है 9 दिसंबर और मंगलेश जी की पुण्यतिथि है 9 दिसंबर। तो कल 7 बजे ही ये कार्यक्रम कल रखा गया। तो इन सूचनाओं के साथ मैं अरुण जी कविता जी, पढ़ें और मेरी उसके बाद आवाज जा जो, रही है? हाँ, जी आवाज बिल्कुल। आ रही है। और क्योंकि उसके हमको बाद आवाज उधर से आवाज कम आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, सबकी आवाज सब तक पहुंच रही है। आप तो कविता का शीर्षक है त्वचा, मंगलेश डबराल। हम्म त्वचा ही इन दिनों दिखती है चारों ओर, त्वचा ही इन दिनों दिखती है चारों ओर। त्वचा में बदन, त्वचा में समा, त्वचा का बना कुल जहान। त्वचा ही इन दिनों दिखती है चारों ओर। वाह। त्वचा में बदन, त्वचा में सामान, त्वचा का बना कुल जहान। टीवी रात दिन दिखलाता है जिसके चलते फिरते दृश्य, त्वचा पर न्यौछावर सब कुछ। कई तरह के लेप, उपटन, झाग, तौलिए आसमान से गिरते हुए कमनीय त्वचा का आदान प्रदान करते दिखते हैं स्त्री पुरुष। प्रेम की एक परत का नाम है प्रेम, प्रेम की एक परत का नाम है प्रेम। अध्यात्म की खाल जैसा अध्यात्म सतह ही सतह फैली है हर जगह, उस पर नए नए चमत्कार। एक सुंदर सतह के नीचे, एक सुंदर सतह के नीचे आसानी से छिप जाता है एक कुरूप विचार। एक दिव्य त्वचा पहनकर प्रकट होता है मुकुटधारी भगवान। यह कोई और ही त्वचा है, यह कोई और ही त्वचा है जो जीती जागती धड़कती देह में से नहीं उपजती। यह कोई और ही त्वचा है जो जीती जागती धड़कती देह में से नहीं उपजती। उसकी सुंदरता बनकर जो सांस नहीं लेती, जिसके रोए नहीं सिहरते, जिसे पीड़ा नहीं महसूस होती। यह कबीर की मोई खाल नहीं है जिसकी गहरी सांस लोहे को भस्म कर देती है। यह कोई और ही त्वचा है जो कोई पुकार नहीं सुनती, जिसे छूने पर रक्त नहीं उछलता, हृदय नहीं पसीजता। यह कोई और ही त्वचा है जो कोई पुकार नहीं सुनती, जिसे छूने पर रक्त नहीं उछलता, हृदय नहीं पसीजता। सतह पर पड़ा रहता है दुख, सतह पर पड़ा रहता है दुख। झुर्रियों के समुद्र में विलीन होती जाती मोटी खाल की एक नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है, अपने साथ बहा कर ले जाती है। सुगंधमय प्रसाधन, तौलिए, उपटन, यही है हमारा त्वचा में समय। यही है हमारा त्वचा में समय, यही है हमारा निवास। इसी पर नाचते हैं हमारे विचार, इसी पर नाचते हैं हमारे विचार। देखो देखो, एक रोग, शोक, जरा, मरण विहीन कविता की दशा, यह वहां त्वचा की तरह सूखती हुई पड़ी है।
शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार कविता है और आपने बहुत ही सुंदर पाठ किया है अरुण से। और क्योंकि आज हमारे पास हमारा अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, हर शब्द हर भाव मंगलेश डबराल जी को समर्पित है। तो जाते जाते उन्हीं की बात से हम समापन करेंगे। वो प्रतिकार में लिखते हैं कि जो कुछ भी था जहां तहां हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उससे ही लिखता मैं वाह, संगीत की तरह। 4 लाइन की कविता है बस ये, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम कवि कर्म काव्य कर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम यही अपने आप से उम्मीद बांधें कि हम इस शोर को संगीत की तरह लिखते रहें, इस संगीत में नए नए सुरों को पिरोते रहें, किसी भी तरह के राग द्वेष से परे हमारा काव्य क्रम लौकिक से आध्यात्म की ओर बढ़ता रहे, समाज में सुख चेतना और प्रेरणा फैलाता रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर जाते हैं। लिखावट के इस मंच पर आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्ते, शुभ रात्रि आप सभी को। जी। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया मिथिलेश।